दोस्तों नमस्कार। देश जब कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नदारद हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तारीख नोट कीजिए, 12 जून। आज से ठीक एक महीने पहले 12 मई वो तारीख थी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री देश के सामने आए थे और कोरोना पर अपनी बात रखी थी। इस बीते एक महीने में कोरोना के बारे में उन्होंने देश के सामने कोई जानकारी नहीं रखी, ना ही सरकार का इस लड़ाई के खिलाफ क्या रोड मैप है वो देश को बताया है। कुछ अफसर हैं केंद्र सरकार के, कुछ राज्य सरकारों के, जिनके भरोसे अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, कुछ तारीखों पर गौर कीजिए। मार्च के महीने की वो तारीख 19, जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री देश के सामने आए थे और उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। बहुत ध्यान से उस दिन के आंकड़ों पर गौर कीजिए। उस दिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 173 और 4 लोगों ने उस तारीख तक इस वायरस से जंग लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। 24 मार्च को जब देश में पहला लॉकडाउन लागू हुआ, उस दिन रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। तब तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया था 560 और मरने वालों की संख्या हो गई थी 10। फिर प्रधानमंत्री 3 अप्रैल को एक बार फिर देश के सामने आए और तब तक ये आंकड़ा हुआ था 2547 और उस तारीख तक 62 लोगों ने इस महामारी के खिलाफ अपनी जान दे दी थी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री फिर लोगों के सामने आए, उन्होंने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान किया था। तब तक देश में संक्रमितों की संख्या 10,815 थी और उस तारीख तक 353 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और वो अंतिम तारीख, जिस तारीख को प्रधानमंत्री देश के सामने आए, उन्होंने देश को संबोधित किया, वो तारीख थी 12 मई। तब तक ये आंकड़ा पहुंच गया था 70,756 और मरने वालों की संख्या थी 2293। बीते एक माह में जो कोई भी गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है वो महज गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अफसर आ रहे हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि पिछले एक महीने से सेनापति की अनुपस्थिति में लड़ाई चल रही है तो ये गलत नहीं होगा। इस लड़ाई के जो दूसरे सेनापति हैं वो हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब आइए जरा पिछले 3 दिन के उनके कार्यक्रमों पर गौर करें और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार कितनी गंभीर है और जो उनका दायित्व है उसको किस हद तक वो निभा पाने में सफल हो रही। हमने डॉक्टर हर्षवर्धन की गतिविधियों को जानने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट को उसकी पड़ताल की और ये जो जानकारी हमारे सामने आई वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। 9 जून यानी 3 दिन पहले हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ट्विटर हैंडल पर अमित शाह गृह मंत्री जो हैं देश के, उनकी वर्चुअल रैली के कुछ वीडियोस ट्वीट किए गए। हर्षवर्धन यहीं नहीं रुके, उन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी ट्विटर के माध्यम से कड़ा प्रहार किया। अब बात अगर 10 जून की करें तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष बीता है उसकी उपलब्धियों के कई वीडियो हर्षवर्धन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए। कोरोना का जो भावी शिक्षा प्रणाली है उस पर क्या असर होगा, इसके वेबिनार को भी उन्होंने संबोधित किया है। जी हाँ, शिक्षा पर असर को लेकर उन्होंने एक वेबिनार को संबोधित किया है। हालांकि वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन जो तीसरी उस दिन की घटना जो हमारे सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ जब देश ऐसी महामारी से जूझ रहा है जहां हजारों लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उस दिन यानी 10 जून को देश के स्वास्थ्य मंत्री अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र यानी जहां से वो सांसद चुन के आते हैं, दिल्ली की चांदनी चौक सीट, वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं, निगम पार्षदों से उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम
किया। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कार्यकाल दूसरे टर्म का जो पहला कार्यकाल है, पहला साल है, उसको लेकर एक पूरे महीने का यानी 23 जून तक एक संपर्क संवाद अभियान चला रही है। उसी के तहत देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जनसंपर्क किया, जबकि उस दिन उनकी आवश्यकता कहीं और थी, लेकिन इस कार्यक्रम को भी प्राथमिकता में रखा गया। अब बात कर लें कल की 11 जून की, तो हर्षवर्धन का जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो लगातार दावे कर रहा है कि हर्षवर्धन रोज राज्य सरकारों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। तो कल उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से और जो रेड जोन है महाराष्ट्र में, वहाँ के जिलाधिकारियों से बातचीत की है। दूसरा, उन्होंने मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसकी प्रशंसा ट्विटर के माध्यम से की और मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। और तीसरा जो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से देश को जानकारी दी, वो आत्मनिर्भर भारत के कई सारे वीडियोस और पोस्टर उन्होंने कल वो ट्वीट किए हैं। अब इस लड़ाई के जो तीसरी अहम कड़ी है, जहाँ से अधिकांश गाइडलाइन और SOPs जारी होती हैं, गृह मंत्रालय, देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं। आजकल अमित शाह भाजपा की वर्चुअल रैली में व्यस्त हैं। आपने देखा होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पिछले दिनों अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और ये दावे किए गए कि उसके लिए 72,000 LED स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं और ये दुनिया की पहली वर्चुअल रैली थी। ऐसे ही उनके आगे भी कार्यक्रम हैं जो वो जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और देश में भी सरकार है और कई राज्यों में भी सरकार है, हमने आपको बताया कि वो संपर्क संवाद अभियान चला रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे समय जब देश के सेनापति की देश को आवश्यकता थी तो वो नदारद क्यों हैं, वो गायब क्यों हैं। मार्च से और जून तक जो बीच के 3 महीने का जो अंतराल गया, इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस बात की थी वो ये थी कि देश के 750 से ज़्यादा ज़िलों में टेस्टिंग की फैसिलिटी डेवलप हो, जहाँ पर है उसको और एनहेंस किया जाए, जहाँ नहीं है वहाँ ये इंस्टॉल की जाए। लेकिन आज भी देश के अधिकांश ज़िले ऐसे हैं जहाँ आज तक टेस्टिंग नहीं होती है। सरकार ने ये भी दावा किया था कि वो नए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, धरातल पर वो आदेश कितना उतरा, इसकी भी किसी को कोई जानकारी नहीं। एक परसेप्शन बनाया गया था बीजेपी और सरकार की तरफ से कि मोदी के नेतृत्व में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, जो यहाँ भारत में कदम उठाए गए हैं, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। शुरुआत में ऐसा लगा भी था। भारत में जिस तरह से तेज़ी से केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम उठाए, वो प्रशंसा के पात्र भी थे। बहुत सारे कदम ऐसे थे जिनसे वास्तव में ऐसा लगता था कि कोरोना की रफ्तार को रोकने में ये कामयाब होगा। लेकिन आज 3 महीने बाद केंद्र सरकार ने ये पूरी लड़ाई, इसका जो डायनामिक्स है वो पूरा बदल दिया है। अब गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अफसर हैं जो गाइडलाइंस और SOP जारी करते हैं और ये पूरी लड़ाई अब राज्यों के कंधों पर छोड़ दी गई है। एक बात और बता दें, देश में एपिडेमिक एक्ट लागू है जिससे केंद्र सरकार के पास असीम शक्तियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई अब राज्यों के कंधों पर सौंप दी गई है। हमारे सूत्र बताते हैं कि भाजपा को और सरकार को इस बात का डर है कि कहीं जो भयावह हालात होने जा रहे हैं उसका असर मोदी की इमेज पर न पड़े। इस विपरीत असर के डर से अब एक पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री स्वयं भी और पूरी सरकार, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो, चाहे तमाम ऐसे जो पिछले दिनों में घोषणाएं सरकार ने की हैं, वो सारी इस नैरेटिव को बदलने वाली हैं। अब पोस्ट कोविड यानी कोरोना के बाद के भारत की चर्चा करने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना से बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो विस्थापित होकर भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। यानी जो लड़ाई वर्तमान में चल रही है उससे ध्यान हटाकर अब उस लड़ाई के ख़त्म होने के बाद के भारत के निर्माण पर एक
नैरेटिव, एक फोकस क्रिएट किया जा रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि भारत से कोरोना अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। भारत में हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख पार कर गया है और देश में इससे मरने वालों की संख्या भी 8,500 के आसपास है। अब हर रोज़ इस देश में 10,000 से ज़्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी 350 से ज़्यादा हो गई है। ऐसे में क्या सेनापति के लिए इस लड़ाई से नदारद होना जायज़ है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आज इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।